सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देहरादून में वेस्ट साइड एमिनिटीज निर्माण का कार्य का शिलान्यास मंत्री गणेश जोशी ने किया। शिलान्यास मंत्री ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। अल्मोड़ा नगर निगम की अनूठी पहल पर्वतीय संस्कृति रहन सहन को दीवारों पर किया चित्रित। नई पीढ़ी और पर्यटकों को कुमाऊनी संस्कृति से कराया रूबरू। ऋषिकेश में 1 बीघा वन भूमि पर हुआ कब्जा, फिर कब्जा करने वालों में प्रशासन का नहीं दिख रहा खौफ। वन विभाग की टीम ने कब्जाधारियों को लगाई फटकार। ऋषिकेश में बस ऑपरेटर कर रहे सवारियों की जान से खिलवाड़। 30 लीटर स्लीपर बस में भर दिए 120 छात्र। एआरटीओ की चेकिंग में हुआ खुलासा। और कालाढूंगी कोट कालाढूंगी क्षेत्र में टाइगर का दहशत। वन विभाग ने टाइगर का किया रेस्क्यू। टाइगर के पकड़े जाने से लोगों ने दी राहत की सांस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय मानक ब्यूरो के 19वां स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में रोजगार विधायक माफ कीजिएगा राजपुर विधायक खजान दास, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और कैंट विधायक सविता कपूर भी उपस्थित रहे। इस बीच आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। मानक ब्यूरो पिछले 79 वर्षों से देश में गुणवत्ता, विश्वसनीयता, उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करते हुए गुणवत्ता ही पहचान के मंत्र को साकार कर रहा है। 1947 में ये संस्था प्रारंभ हुई और इसकी गौरवशाली यात्रा आज बीआईएस के रूप में देश की औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक प्रगति की बहुत मजबूत आधारशिला बन चुकी है। मानकीकरण, प्रमाणीकरण, गुणवत्ता परीक्षण के माध्यम से बीआईएस न केवल उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बना रहा है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में भी सुरक्षा, भरोसे और संतुष्टि के भाव को मजबूत कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पिछले 8 दशकों में न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि उद्योग, व्यापार और सेवा के क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इसलिए यदि मैं कहूं कि भारतीय मानक ब्यूरो आज भारत में गुणवत्ता आधारित संस्कृति का आधार स्तंभ बन गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि वहां बनने वाले उत्पाद और सेवाएं कितनी सुरक्षित, टिकाऊ और मानकों के अनुरूप हैं। ये सुनिश्चित करने का काम आप लोग करते हैं, क्योंकि जब कोई नागरिक किसी उत्पाद पर आईएसआई मार्क देखता है तो उसे भरोसा हो जाता है कि उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा के सभी मानकों पर खरा उतरेगा। यही विश्वास भारतीय मानक ब्यूरो की सबसे बड़ी उपलब्धि और उसकी साख का प्रतीक है। भाइयों बहनों, आज मानकीकरण का दायरा केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह कृषि के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र, सुरक्षा, ऊर्जा, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक इसका विस्तार हो चुका है। मुझे खुशी है डिजिटल सुरक्षा, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रिसाइकलिंग सामग्री, हरित ऊर्जा जैसी उभरती हुई तकनीकों के लिए समयानुकूल मानक निर्धारित कर भारतीय मानक ब्यूरो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव बनाने का काम कर रहा है। आज भारतीय मानक ब्यूरो इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन स्थापित कर सतत विकास की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया कि हमारे प्रदेश में भी मानक ब्यूरो विभिन्न विभागों में, जैसे हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल, आपदा प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय मानक ब्यूरो के देहरादून कार्यालय द्वारा जन जागरूकता अभियान, शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग एवं उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करके गुणवत्ता के प्रति समाज में एक सकारात्मक वातावरण तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे संकल्प केवल नारे नहीं बल्कि देश की आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति के मजबूत आधार स्तंभ बन चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि भारतीय उत्पाद विश्व में गुणवत्ता का मानदंड बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश की सरकार भी अपने स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों में जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि, जड़ी बूटियां, स्थानीय खाद्य उत्पादों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानक स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। वहीं हम हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से एक एम्ब्रेला ब्रांड बनाकर हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उन सभी को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी मातृशक्ति महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी पहचान बढ़ने के साथ उनकी मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और आगे बढ़ेंगे जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नंदप्रयाग में पद यात्रा निकाली है। जी हां, आपको बता दें कि अंकिता भंडारी को न्याय दो की मांग को लेकर निकाली पदयात्रा स्थानीय जनता और कांग्रेसियों ने न्याय की मांग को लेकर दिखाया आक्रोश। सीबीआई जांच की उठाई मांग। गणेश गोदियाल ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 8 जनवरी तक सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए उठाए कठोर कदम। सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ पत्रकारों के साथ कांग्रेस, किसी को भी डरने की नहीं है आवश्यकता। गणेश गोदियाल ने कहा, पुलिस को भेदभाव से बाज आने की दी सलाह। सत्ता में आते ही दोषियों को कठोरतम सजा देगी कांग्रेस। कि सरकार को सीबीआई जांच की संस्तुति करनी पड़ेगी। मैं सरकार को ये अल्टीमेटम देता हूं कि हमने 8 तारीख तक ये जो लोगों को जागृत करने का अभियान चला रखा है, ये सरकार पर इस दबाव को बनाने के लिए है कि सरकार तत्काल सीबीआई की जांच जारी करे, स्वीकृत करे, ऑर्डर करे। मैं सरकार को अल्टीमेटम देता हूं कि 8 तारीख तक जब तक हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, इस दायरे में 8 तारीख से पहले आज या कल जब भी हो तत्काल इसकी सीबीआई जांच सरकार जारी करे, आदेश करे। और ये सीबीआई जांच में सिटिंग जज के जो होंगे इसकी जो इस जांच की देखरेख करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज होंगे। तो हमारी ये मांग है और सरकार को ये तत्काल आज करना चाहिए। इसको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तानाशाही सरकार है, ये लीडर भक्ति देने वाले लोग हैं, ये खुद ही डरे हुए लोग हैं, ये दूसरों को डराने की कहां से हिम्मत है? ये कोई हिम्मत नहीं है। और फिर भी मैं सभी पत्रकार साथियों को कहता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने साथ मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तराखंड की जनता को, दोषियों को सजा मिलेगी। और पहले तो ये सरकार हम इसको मजबूर कर देंगे कि यही सरकार के कार्यकाल में दोषियों को सजा मिले, और नहीं मिल पाई तो इस सरकार का कार्यकाल बहुत दिनों का नहीं बचा हुआ है। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि जब भी सत्ता के सूत्र हम लोगों के हाथ में होंगे, कांग्रेस पार्टी के हाथ में होंगे, हम इन दोषियों को सजा देंगे, उनको भी सजा देंगे जो सबूत मिटाने के दोषी हैं, और उस एसआईटी के अधिकारियों को भी कानून के दायरे में लाएंगे जिन्होंने जो सबूतों की अनदेखी की और अपराधियों को बचाने का काम बीजेपी कर रहे हैं। तो वो बड़ी राजनीति करें ना। अंकिता के माँ बाप क्या राजनीति कर रहे हैं? इस प्रदेश की बेटियां जो आज नारे लगा रही हैं, क्या वो राजनीति कर रही है? प्रदेश की बेटियां नारे लगा रही हैं कि प्रदेश। और आगे बढ़ेंगे जहां पर मीडिया सेंटर सचिवालय देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीवी जीराम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मीडिया सेंटर सचिवालय देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। के क्षेत्र में भी अब इस अधिनियम के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसकी धनराशि लगाई जा सकेगी, जिसमें रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज, पिचिंग, इस प्रकार के काम होंगे। इस प्रकार के कामों से गांव में सबको काम भी मिलेगा और गांव भी मजबूत होगा, ग्राम सभा के लोग भी मजबूत होंगे। और इस अधिनियम में महिलाओं की सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई बहनें हैं उनके लिए स्किल सेंटर, उनके लिए भवन का निर्माण, ग्रामीण हाट, ये सब बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को गांव में ही
काम मिलेगा, उनकी आजीविका बढ़ेगी, रोजगार के साधन उनके होंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी आधारित इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार किया गया है, जैसे कि बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग और जीएसआई मैपिंग, मोबाइल ऐप, सार्वजनिक डैशबोर्ड, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, साल में 2 बार अनिवार्य रूप से सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी तकनीकों का प्रयोग इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार गारंटी योजना बनाता है और साथ ही जो इसका प्रशासनिक ढांचा है, उस प्रशासनिक ढांचे को भी इससे मजबूती मिलेगी। जैसे ग्राम रोजगार सहायक, फील्ड असिस्टेंट, तकनीकी सहायक आदि इस योजना की रीढ़ है, जो मुख्य रूप से इस योजना को संचालित करते हैं या धरातल पर उतारने का काम करते हैं, समन्वय का काम करते हैं। इनके प्रशिक्षण के लिए, इनके मानदेय के लिए और इनकी मॉनिटरिंग के लिए जो पहले प्रशासनिक खर्च 6% की धनराशि इसमें सुनिश्चित थी, 6% की धनराशि का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 9% किया गया है, यानी कि 3% धनराशि इसमें बढ़ाई गई है। इससे काम की क्वालिटी बढ़ेगी, भुगतान समय पर होगा और मॉनिटरिंग और मजबूत होगी। और इससे इस प्रावधान के बाद, इस अधिनियम के बाद वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा, यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनेगा और राज्यों को भी लाभ होने वाला है। जैसे कि कहीं पर यह दुष्प्रचार भी हो रहा था कि इस अधिनियम के आने के बाद राज्यों को इसके लिए हानि होगी, राज्यों को कम धनराशि मिलेगी। ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य के अनुपात को देखें तो इससे सामान्य राज्यों की श्रेणी में हम लोग नहीं है उसमें। जो अन्य हमारे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों को 60-40 के अनुपात होगा, यानी कि 60% धनराशि इन राज्यों में भारत सरकार की होगी और 40% धनराशि राज्य की होगी। और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर 90-10 का अनुपात होगा कि 90% धनराशि केंद्र सरकार की होगी, 10% उन राज्यों की होगी। अब स्पष्ट वार्षिक बजट होगा। जैसे पहले अनिश्चितता होती थी कि कितना बजट आएगा, कितना आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, ये धनराशि भी अब स्पष्ट रूप से वार्षिक बजट में इसका निर्धारण होगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, उनको केंद्र सरकार का 90% इसमें से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और हमारे राज्य के बहुत सारे काम आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण विकास और तेज होगा। एसबीआई द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार इस अधिनियम से राज्यों को करीब 17,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होगा, यानी कि अधिक 17,000 करोड़ मिलेगा। और इससे ये भी भ्रम टूटेगा कि यह योजना राज्यों को अधिकार कम करती है, यानी कि ये जो भ्रम है, ये भ्रम टूटेगा। इस योजना से राज्यों के अधिकार कम नहीं होते हैं, बल्कि उनको अधिक लाभ होता है। और जो विपक्ष है, जो कई बार कोई भी योजना प्रधानमंत्री जी और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने जनपद देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भट्टा फॉल के पास ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत 100.91 लाख की लागत से के वे जो है साइड एमिनिटीज निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुवाखोली क्षेत्र में वे साइड एमिनिटीज खोला जाए, जिससे कि अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका के अवसर पर उपलब्ध कराया जा सके। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे साइड एमिनिटीज के साथ साथ महिलाओं द्वारा संचालित रेस्टोरेंट का निर्माण भी किया जाए, जिससे कि महिला समूहों की आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटकों को स्थानीय पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा और महिलाओं को स्थायी रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के आजीविका संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1.65 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो सरकार की योजनाओं की सफलता को दर्शाता है।
वेसाइड एमडी सेंटर का शुभारंभ हमने आज यहाँ पर किया है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है। इसके बनने के बाद जो हमारी सीएलएफ की बहनें हैं उनको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर उसकी मार्केटिंग, उनके उत्पादों की बिक्री होगी, क्योंकि भट्टा फॉल जो टूरिस्ट फॉल है बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है 9 माह के अंदर ये बनकर पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि हमारी समूह की बेटियां अपने घर से बाहर निकलकर जहां घर का काम करती हैं, उसके बाद समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं। आज 1,65,000 से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं, और चाहे दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो। ऋषिकेश एम्स के निकट गली नंबर 29 शिवाजी नगर में करीब 1 बीघा वन भूमि पर फिर से कब्जा हो गया है। कब्जा करके भूमि पर टीन शेड बनाया गया है। दिन दहाड़े वन विभाग की नाक के नीचे हो रहे इस कब्जे को लेकर क्षेत्र में कई प्रकार की चर्चा का बाजार गर्म है। यह हाल तब है जब वन विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली पड़ी भूमियों को चिन्हित कर सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंप चुका है। लेकिन कब्जा करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि वह न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने के लिए तैयार है और न ही वन विभाग का खौफ उनमें दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही इस खाली पड़ी भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने नारियल तोड़कर ओपन जिम और पार्क बनाने की कवायद शुरू की थी। उस दौरान भी कुछ कब्जाधारियों ने कार्रवाई का विरोध किया था और दिखाए जाने के नाम पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। आशंका जताई जा रही है कि संभवतः उन्हीं लोगों ने फिर से भूमि पर कब्जा किया है। कब्जा करने के लिए भूमि पर टेंट शेड डाला गया है। मामला ऋषिकेश वन विभाग की जानकारी में आ चुका है। बावजूद इसके कब्जा करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। रेंजर जीएस धामंता ने बताया कि कब्जे की सूचना मिली है। इस भूमि को कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चिन्हित कर नपाई भी की जा चुकी है। टीम को मौके पर भेजा गया जहां कब्जा होने की जानकारी सही मिली। मौके पर वन विभाग की टीम ने कब्जा करने वालों को कड़ी फटकार लगाई है और उन्हें कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। 1 दिन में यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो जेसीबी मौके पर भेजकर कब्जा हटाया जाएगा। जनपद देहरादून की रानी पोखरी थाना पुलिस ने फरार चल रहे 20,000 के इनामी गैंगस्टर बिहारी उर्फ गंगा को गिरफ्तार किया। जी हां, आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि आरोपी अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है। इस कारण आरोपी और उसके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे की कार्रवाई भी की गई है। कार्रवाई होने की सूचना लगते ही आरोपी फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देती रही और आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के साथियों की पहचान कृष्ण कुमार, लाल मोहन लाल के रूप में हो रखी है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार की टीम सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। बिहार मूल रूप से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके खिलाफ 1.5 दर्जन के करीब आपराधिक मुकदमे दर्ज है। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी बस ऑपरेटर सवारियों की जान के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस खिलवाड़ में ऑपरेटर का साथ जो है ड्राइवर और कंडक्टर भी देने लगे हैं। जो आज का खुलासा उस समय होगा जब राजस्थान धौलपुर से 30 सीटर स्लीपर बस 120 छात्र छात्रा और शिक्षकों को लेकर शैक्षिक भ्रमण पर ऋषिकेश पहुंची। भद्रकाली के पास परिवहन विभाग के चेकिंग में अधिकारियों को ओवरलोडिंग का यह नजारा देखने को मिला। छात्र छात्राओं की जान से खिलवाड़ होता देख एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत का पारा चढ़ गया और उन्होंने ड्राइवर कंडक्टर को जमकर फटकार लगाई। बस को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। तो वही छात्र छात्राओं को विभाग ने परिवहन निगम की बस में हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक भेजा, जहां से छात्र छात्राएं ट्रेन के माध्यम से अपने अपने घरों को रवाना हो गए। आरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बताया है कि बस पर 22,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और बस को सीज कर दिया गया है। इस जानलेवा ओवरलोडिंग बस के मामले में राजस्थान से उत्तराखंड के बीच वाहनों की चेकिंग पर कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीओ रश्मि पंत ने भी लगभग 800 किलोमीटर की दूरी के बीच वाहनों को चेकिंग में लापरवाही को स्वीकार किया है। कल शाम लगभग 6 बजे हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ ऋषिकेश भद्रकाली रूट पे चेकिंग कर रहे थे।
तो उस समय यूपी नंबर की एक बस थी, उसको हमारे द्वारा रोका गया और बस में चेकिंग करने पे हमने ये पाया कि 30 स्लीपर में पास थी वो गाड़ी और उसपे लगभग 120 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 100 के आसपास स्कूली बच्चे थे और 20 उसमें गाड़ी का स्टाफ और टीचर्स थे। तो उस गाड़ी को हम अपने ऑफिस में लेके आए, हमने उस वाहन को कार्यालय में निरुद्ध किया। उसके बाद हमने रोडवेज से संपर्क करा और जो वाहन में छात्र बैठे हुए थे उनके द्वारा अधिकांश ने ये वो अपना कंसेंट दिया कि वो ट्रेन के माध्यम से वापस जाना चाह रहे हैं। तो हमने रोडवेज से उस छात्रों को हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक छुड़वाया था और वहां से वो फिर स्वतंत्र से बस से जाए या रेल से जाए। और अगली खबर की रुख करेंगे देहरादून से। अगली खबर है जहां पर एमडीडीए की अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें देहरादून के सालियावाला धौलास में अवैध प्लॉटिंग पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नीरज शर्मा और अन्य के लगभग 8 से 10 बीघा भूमि पर की जा रही है। अवैध प्लॉटिंग पर चला पीला पंजा। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई। उक्त प्लॉटिंग पाई गई बिना स्वीकृत लेआउट एवं मानकों के विपरीत। जी हां, अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। बंशीधर तिवारी ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हो रही कड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ भविष्य में की जाएगी और भी सख्त कार्रवाई। नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत नियमों से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। तो एमडीडीए का उद्देश्य कार्रवाई नहीं बल्कि सुनियोजित और नियमबद्ध विकास करना है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर की जा रही सख्त कार्रवाई। जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई रहेगी जारी। एमडीडीए की प्रवर्तन टीमें लगातार प्राधिकरण क्षेत्र में कर रही निरीक्षण। बर्निया ने कहा, अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के मामलों में नियमानुसार की जा रही ध्वस्तीकरण की सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई। तो वहीं सचिव मोहन सिंह बर्निया की जनता से अपील, किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी कानूनी स्थिति आवश्यक जांच ले। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर आगे भी अभियान लगातार रहेगा जारी। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपनी समृद्ध विरासत और लोक कलाओं के लिए विश्वविख्यात है और इसी विरासत को आधुनिक दौर में जन जन तक पहुंचाने और संरक्षित करने के लिए अल्मोड़ा नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है। नगर निगम द्वारा शहर की प्रमुख दीवारों पर म्यूरल आर्ट के माध्यम से पर्वतीय संस्कृति, रहन सहन और पारंपरिक वेशभूषा को उकेरा जा रहा है। अल्मोड़ा नगर निगम की इस योजना का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी और पर्यटकों को कुमाऊनी संस्कृति से रूबरू कराना है। कुमाऊनी पिछौड़ा, नथ और पारंपरिक पहाड़ी पहनावे को बेहद खूबसूरत से चिन्हित किया गया है। पहाड़ के प्रमुख त्योहारों, लोक नृत्य और पारंपरिक अनुष्ठानों की झलक इन दीवारों पर देखी जा सकती है। नगर निगम में इस प्रयास के स्थानीय बुद्धिजीवियों और कला प्रेमियों ने जमकर सराहना की। नगर निगम के मेयर के अजय वर्मा ने कहा कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी के रूप में जानी जाती है। नगर निगम का यह कदम इस विरासत को आधुनिक समय में जीवित रखने का एक प्रभावी तरीका है। म्यूरल आर्ट न केवल शहर के सौंदर्यीकरण में सहायक है बल्कि यह लुप्त हो रही लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। दीवारों पर उकेरी गई ये जीवंत कलाकृतियां अल्मोड़ा आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगी, जिससे स्थानीय पर्यटक को भी ऊंचाई मिलेगी। जो कि एक सांस्कृतिक शहर है और यहाँ पर को पहले से काफी बड़े बड़े कलाकार रहे और अल्मोड़े की एक अपनी कला के उसमें काफी एक बड़ा स्थान, बड़ा नाम रहा है। तो हमने इस बार नगर निगम की ओर से और अपने पर्यटकों का ध्यान रखते हुए और ये यहाँ पर को विचार किया कि अपने आर्ट के माध्यम से कलाकृतियों को किस तरीके से हम निखार सके और आने वाला जो यहाँ पर को पर्यटक होता है और पर्यटकों को भी और नगर के अपने देवतुल्य जनता को भी इसका और युवा पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले, ताकि एक नई सकारात्मक सोच की उससे पहल होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।